हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। तो आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। तो आपको ये वाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नया नावल आप तक पहुंच सके। उनके उदास और लटके हुए चेहरे देखकर आदि भी अब अपना ड्रामा बंद करता हुआ दोबारा मुड़ा था और जाकर मेन डोर ओपन करके सबको इशारे से अंदर बुलाया था। सबसे पहले आयशा, सफीन और सनम बच्चों को लिए हुए अंदर आई थी। उनके पीछे आयस को गोद में लिए रूहान, फिर जाविया शाह, फरमान साहब, शहरियार अफंदी, रेहान शाह, सोहेब मुराद, जैद मुराद, सनान, मेरोसा और उस्मान भी थे। फरकत फ़हीम को देखते ही फाम फाम चलाता हुआ आयशा के गोद से जल्दी से उतर आया था। फ़हीम के कानों में जैसे ही बेटे की आवाज़ पड़ी थी, उसने अचानक सर उठाकर अपनी तरफ बढ़ते हुए फरकत को देखा। वो सीधा आकर बाप की टांगों से लिपट गया था। फ़हीम ने खुशी से बेहाल होते हुए उसे गोद में उठाकर दीवाना वार चूमना शुरू कर दिया था। मेरा बेटा, मेरी जान, फाम की जिंदगी। फ़हीम उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला था। उफ, कितना मिस किया था उसने अपने बेटे को। रायका भी बाप को सामने देखकर ही सनम की गोद से उतरी थी और लड़खड़ाती हुई रकीम की तरह बढ़ती। रुआम ने लपक कर बेटी को उठाया था और उसे अपने सीने से लगाया था। उसकी आंखें बेसाता नम हो गए थे, जिन्हें सनम ने बागौर देखा था। हमान, असामी, सफीन और जाविया शाह की गोद से उतरकर हालिब की गोद में जा बैठे थे। हालिब ने एक के बाद एक दोनों बेटों को चूमते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया था। वो तीनों अपने बच्चों और बीवियों को अचानक अपने सामने देखकर खुशी से नहाल हो गए थे। जाविया शाह, रेहान शाह, फरमान दुरानी, शहरियार साहब, सुहेब और जात मुराद मुस्कुराते इन तीनों को देख रहे थे, जिनके चेहरे इस वक्त खुशी से खिले पड़ रहे थे। सबक तो मिल गया होगा तुम्हें कि बच्चों को अपने दिल के साथ जुड़े नाजुक रिश्तों के बारे में कोई भी फैसला करते वक्त सोच समझकर और फहीम और फरासत से काम लेना चाहिए, और कभी भी अपने गुस्से को अकल पर हावी नहीं होना देना चाहिए। अब मिरोसा से भी माफ़ी मांग लो, ये माफ़ करेगी तो ही हम आगे डिसाइड करेंगे तुम्हारी सजाएं माफ़ करनी है कि नहीं। रेहान शाह की बात पर वह तीनों चौंक कर मिरोसा को देखने लगे थे, जो कि रेहान शाह की बात सुनकर घबरा गए थे। आई एम सॉरी डैड, हम लोग भाभी और आदि के पैरों पर गिर कर माफ़ी मांग लेंगे, मगर आप लोग प्लीज़ हमारी सजाएं माफ़ कर दे। हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते, रकीम शर्मिंदगी से बोला था। वो तीनों एक दूसरे को देते हुए बच्चों को सोफे पर छोड़कर मिरोसा के सामने घुटनों के बल किए थे। हमें माफ़ कर दे भाभी, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। गुस्से में आपसे बहुत ही बदतमीजी की, आपकी बात नहीं सुनी। इतना वक्त आप हमारी वजह से अजियत में रहे। हमने जो कुछ किया गलत किया, प्लीज़ माफ़ कर देना। फ़हीम शर्मिंदगी से चूल लहजे में बोला था। उसके साथ ही हालिब और रकीम भी सख्त नादम थे। असल मुजरम मैं हूँ आपका भाभी, मैंने ही आपकी कार पिक की थी और आपको बुरा भला कहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हालिब के सामने हाथ जोड़े थे, जबकि उसके सामने बैठी मिरोसा ने घबराकर जल्दी से उसके हाथ को खोले थे। प्लीज़ ऐसा मत कहें भाई, मैंने आप लोगों को माफ़ कर दिया। जो मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करें, और बेफिक्र रहे, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना बच्चे ना ही सनम, सफीन और आयशा। बच्चे आप लोग के बिना एक दिन नहीं रह पाए तो 2 महीने कैसे रहेंगे। इसलिए बड़े पापा ने सबका जनरल कैंसिल कर दिया और आपकी सजा भी माफ़ हो चुकी है। मिरोसा ने मुस्कुराते हुए इन तीनों को खुशखबरी दी थी, और मिरोसा की आखिरी बात पर वह तीनों चौंक कर अपनी भी बीवियों को देखने लगे थे, जो खामोश खड़ी मुस्कुरा रहे थे। और फिर सबसे पहले जाविया शाह, फरमान साहब, शायर अफंदी और रेहान शाह को देखा था। बेटा जी, सोचा तो यही था कि तुम्हें तुम्हारी गलती की अच्छी तरह सजा देंगे, मगर शुक्र मनाओ, इन नन्हे फरिश्तों ने तुम्हें बचा लिया। ये कल रात से तुम्हारे लिए बेचैन है, और मेरे फरकत ने तो बाकायदा भूख हड़ताल की हुई है। दूध छोड़ो, अपनी फेवरेट चॉकलेट्स की तरफ भी पलट कर नहीं देखा। ये देखो कितनी बढ़कर लाए हैं उसके लिए, मगर उसे बस फार्म चाहिए था। तुम्हारे सामने चॉकलेट भी अच्छी नहीं लगी मेरे शहजादे को। फरमान साहब पोते को नसार होते नजर से देखकर बोले थे। फरकत बाप को देते दोबारा से जैसे खिल उठा था, और आयशा हैरत से अपने बेटे को देख रही थी, जिसने उसे कल से नचा कर रख दिया था। और अब मस्त मगन साहब सारे दांत दिखाकर मुस्कुराता फरमान साहब के पास चला था, और फरमान साहब ने मुस्कुरा कर अपने पोते को गोद में ले लिया था। ओए यार, 2 दिनों से मेरे दोनों बच्चों ने के बिना पूरा घर सुना सुना पड़ा है। इनमें मैं एक दिन मजीद घर से दूर ना रहने दो। 2 महीने तो की दूर की बात है, इसलिए उनकी वजह से तुम सारी माफिया माफ। जावशिया बोले थे। उसके बाद उनका हालिब, रकीम, फ़हीम खुलकर मुस्कुराए थे, और फिर इन तीनों ने फर्दन फर्दन सबके पास जाकर अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगे थे। सभी लोगों ने उन्हें फराह दिली से माफ़ भी कर दिया था और कुछ गप्पों में मगन हो गए थे। रूहान ने सबके लिए लंच में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जबकि वो चारों उड़कर बालकोनी में चले आए थे, और अब कान खो जाते हुए आदि से भी माफ़ी का मूड बनाने लगे थे। वो दरअसल तुम्हें माफ़ करेगा या कोई सजा तजवीज़ की है तूने भी? फ़हीम ने आदि से शरारत से देखते हुए कहा था। मेरी अंजल ने माफ़ कर दिया तो मेरी मजाल के मैं उनके हुक्म के खिलाफ जाकर तुम तीनों को कुछ कह सकूं, इसलिए माफ़ किया तुम्हें। जाओ,
आदि ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा, बहुत बड़ा कोई जन मरीद है तुम कमीने। रकीम को आदि का अंदाज ज्यादा ही चुभा था। हाँ, मैंने भी तेरी तरह गुलामी शुरू कर दिया। आदि ने तांग का निशाना मारा था। फहीम और हालिब ने दाद देती नजर से उसको देखा था, जबकि रकीम उसके तर्ज पर बिलबिला उठा था। रेडीमेड गुलाम है तो मेरी तरह क्यों होता? मैं अपनी बीवी के सामने तेरी तरह मनमनाता ने दबंग स्टाइल में बात करता हूँ। मेरे ट्रियर से सनम कामती है। रकीम ने अपने तय बदला लिया था। हाँ, वाकई बहुत ही ट्रियर है। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। हर दूसरे दिन फ्राहम भाई की लगाई आग पर तुझे लात मारकर कमरे से निकाल दिया जाता है, फिर तुझे हाथ पैर जोड़कर भाभी को अपना ट्रियर दिखाना पड़ता है। आदि दांतों की नुमाइश करता बोला, हाँ, वो तो मुझे फहीम ने टिप दी थी कि बीवी नाराज हो तो उसके सामने हाथ पैर जोड़कर भीख मांगने की तरह माफी मांगो, तब वो इम्प्रेस होकर माफ करने में जरा देर नहीं करती। ये आशा भाभी को ऐसे ही मनाता है, क्यों फहीम? रकीम ने अब फहीम की टांग खींची थी, जो आंखें सुगर कर उसको घूर रहा था। मुझसे पंगा मत ही ले तो बेहतर है, वैसे भी 2 दिन से बहुत ही तपा हुआ हूँ। इस कमीने की फ्यासी को आज जोश आया। 2 दिन से सोया पड़ा अनजाने कहाँ पर मरा हुआ था। अब हातम ताई की छठी औलाद बनकर बीवी के साथ आया है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फहीम आदि को देखकर मुंह बनाता हुआ बोला था, हाँ तो क्या करता? तुमने जो बहुत ही नेक काम किया है उसके तुम्हें एजाजी तमगा देता। देख फहीम, थोड़ी सी इंसानियत जो जागी है ना मेरे अंदर, उसको मत सुला, वरना अभी कभी अपनी माफी वापस ले ली ना मैंने तो फिर से तुझे लेटेस्ट मजनू बनना पड़ेगा। बुझे हुए चिराग की तरह यही अंधेरे फ्लैट में पड़े रहना और रोते रहना। इस कमीने कंफू पांडा से तो मैं स्पेशली पूछूंगा कि उसने कभी शोरूम में भी मुंह से बाप ना निकाली कि ये एंजल से बात कर चुका है। सबसे ज्यादा यही मेरे साथ रहता था, फिर भी उसे मेरी तकलीफ नजर न आए। अभी मैं सफीन भाभी और हमारा हसाम को यूं इस तरह चुटकियों में यहाँ से गायब कर सकता हूँ। यूं जोर से बोलते हुए आदि ने हालिब के सामने चुटकी बजाते हुए कहा था, मगर उसके जुबान पर ब्रेक हालिब के जारहाना अंदाज पर गर्दन पकड़ने पर लगे थे। काट के बताना गायब है तुझे, फिर मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगा। बहुत बोल रहा है, लगता है शराफत रास नहीं आ रही हमारी तुझे कमीने को। फहीम, रकीम पकड़ो इस कमीने के हाथ पांव फेंकते हैं नीचे जाकर उस ब्लैक मिलर को, किस्सा ही मुक जाए। हालिब ने आदि का गला पकड़ा हुआ था, उसे घूरते हुए धमका भी रहा था। बाकी दोनों भी उसके कहने पर आदि की तरफ बढ़ते और फिर क्या था, आदि ने एक जोरदार पंच हालिब के मुंह पर मारता, साथ ही अपने दाएं तरफ खड़े रकीम को जोर से पीछे दिखा देकर फहीम के पेट में लात मारते। जवाबन वो तीनों उस पर हमला करने आगे बढ़ते, मगर तभी आदि उन्हें जल देता हुआ फौरन साइड पर भागा था और चालाकी से फहीम की टांग में टांग अड़ाकर उसे हाले पर गिरा भी चुका था। मगर तभी रकीम ने एक लंबी छलांग बढ़कर भागते हुए आदि को दबोच लिया था। मार हाली, पकड़ लिया मैंने इस कमीने को, मार! रकीम ने चलाते हुए आवाज लगाई थी और फिर हालिब तेजी से उड़कर आदि की तरफ बढ़ा था और जोर से एक पंच आदि के मुंह पर मारता। मगर ये क्या, उसका मारा गया पंच आदि के बजाय रकीम के मुंह पर लगा था, क्योंकि पंच देखते ही आदि जल्दी से नीचे झुक गया था और हालिब का भारी भरकम पंच रकीम पे मुंह पर पड़ा था। नतीजतन रकीम ने बिलबिलाकर आदि को छोड़ दिया था। रकीम की गिरफ्त से छूटकर आदि आगे भागता, उससे पहले ही फहीम ने उसे पकड़ लिया था, जबकि रकीम हालिब पर पल पड़ा था। अब वो चारों बूटा से एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता होते जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस बात से बेखबर इस बड़ी सी बालकनी के दरवाजे के आगे खड़े उनके वालिद साहिबान के सिवा उनके ससुर साहब और साले के साथ मौजूद उनकी बीवियां भी हैरत से मुंह खोले उन्हें आपस में दूसरे के साथ लड़ते मरते देख रहे थे, जबकि रूहान, सनान और उस्मान के साथ मौजूद उनके लहते जिगर भी अपने अब्बाओं का यह रूप देखकर उनसे ज्यादा पुरजोश अंदाज में चिल्ला रहे थे। गधे के बच्चों! रेहान शाह की दाती आवाज पर एक दूसरे के हुलिये बिगाड़ चुके वो चारू चौंक कर तेज सिद्ध हुए थे और उन्होंने आवाज के ताकों में देखा था सामने खड़े चारों वाले साहिबान के साथ अपनी बीवी, बच्चियों और ससुराल वालों को देखकर वह चारों सटपटाते हुए शराफत से उठ खड़े हुए थे। वाले साहिबान उन्हें खूनखार से देख रहे थे, उनकी तरफ बढ़े थे। हो गया सत्यानाश, अब फिर से इन कद्दू की बैंड बजेगी और इस बार तो आदि को भी एक नई सजा मिलेगी। उफ, मेरे जंगजू भाइयों का कुछ नहीं हो सकता, रूहान तासब से बोला था। उसकी बात सुनकर सनान और उस्मान मुस्कुरा दिए थे, जबकि रूहान के पास खड़े सफीन, आशा, सनम और मिरोसा मुंह पर हाथ रख के बेसहारा हंसती चले गए थे। 6 महीने बाद, यार रूहान, दूल्हा बनकर तुझसे अच्छा लग रहा है। चेहरे से शराफत से टपक रही है, जबकि तेरे चेहरे पर तो शादी वाले दिन भी पटकाट सी बरस रही थी और मरियम की जुबान को आज भी सुकून नहीं। देख अब भी कैसे पट्टा पट्टा चल रही है। फहीम ने अपने पास खड़े हुए रकीब से कहा था, जो कि गुड़कस को देखने लगा था। हालिब और आदि भी साथ ही खड़े थे। अपने बारे में क्या ख्याल है? अपनी शादी पर टूटा फूटा गया था, सेहरा तक सर पर रखने में मौत पड़ थी, पूरा सर उधेड़ा पड़ा था और फिर आयशा भाभी ने मुंह दिखाए में जो लात घुंसे दिए थे, याद है कि भूल गया? रकीब ने हिसाब बराबर किया था, तभी
खनखाने की हवा पर इन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा था। सनम, सफीन, आयशा, मेरोसा मुकम्मल दुल्हनों की तैयार शार हुई इस वक्त अप्सराओं के साथ रूप लिए भी उनके पीछे खड़े थे। रूहान की शादी इस जनरेशन की आखिरी उनकी शादियों के बाद होने वाली पहली शादी थी, इसलिए वह चारों खूब साज धज कर तैयार हुए थे। यहाँ भी लड़ना है फिर से ताकि दोबारा सबके सामने लाइव बेइज्जती हो सके। आशा ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा था, जबकि फाहिम उसकी बात सुनने के बजाय उसके इस खूबसूरत रूप में खो सा गया था। वो चारू मरियम के साथ ही पायलट रसीदी होटल में पहुंची थी और फाहिम, रकीब और हालिब और आदि बच्चों को लेकर गार्ड से मैरिज हाल आए थे। बच्चे अब अपने दादा दादी ताया ताई के पास थे और वो चारों आराम से खुले घूम रहे थे। मगर अब उनकी बीवियां वापस पार्लर से आ चुकी थी और इनको अप्सराओं के से रूप में देखकर वह चारों जैसे फ्रीज हो गए थे। इन चारों को महवियत से अपनी तरफ मतवजा देखकर चारों बहनें मोहब्बत से मुस्कुराई थे। हेलो, होश में आ जाए अब, सफीन हालिब की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोलती और हालिब के ज़हन में बेसाता सफीन से पहली मुलाकात का मंजर ताज़ा हो गया था। तभी हालिब ने मुस्कुराकर शरारत से अपने तीनों दोस्तों को देखा था, जो अभी भी पुरजोर नजर से अपनी बीवी को देख रहे थे। होश में कैसी हैं? बेहोश करने की वजह तो सामने ही खड़ी है। हालिब सफीन को देखकर शोही से बोला, लगता है कल आप लोगों का शायद हमारे साथ घूमने जाने का इरादा नहीं है। चलो सनम, सफीन, आयशा, हम स्टेज पर चलते हैं, उन्हें यहीं पर बेहोश खड़े रहने दो। मेरोसा आदि को देते बाकी सब पर भी एक नजर डालकर बोलते वो चारों बहनें आगे बढ़ गए थे, जबकि वो चारों दोस्त एक दूसरे को मुस्कुराकर देते हुए लपक कर उनकी तरफ बढ़े थे और उन्हें पीछे से जा लिया था। सही कहते हैं घर वाले, हम चारों जैसे जान मृत इस पूरे खानदान में ना थे न आगे कभी होंगे। आदि मेरोसा का हाथ थामे हुए आगे बढ़ता हुआ जोर से बड़बड़ाया था, जिस पर मेरोसा ने उसका गुरु का देखा था। आदि की बात से बाकी तीनों दोस्त भी पूरी तरह से मुत्तफिक थे, मगर वो इस वक्त उनकी तारीफ करके जंग छीड़ना नहीं चाहते थे। तभी अपनी बीवियों पर प्यार भरी नजर डालकर उनका हाथ थामे हुए रूहान और मरियम के पास स्टेज की तरफ बढ़ गए थे। आज उसे केस के चिक्कर में अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, जबकि अम्मी जाने से सहती से मना किया था कि आज के दिन बिल्कुल भी घर से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह घर से निकलते ही बुरी तरह से अपने कामों में मसरूफ हो जाता था। नौकरी के साथ ही खिदमतें हल करने का भी उसे बहुत शौक था, जिस पर उसके माँ बाप का भी कोई एतराज़ नहीं था। मगर आज उसकी बहन का वलीमा था और साइमा बेगम को पता था कि उनका बेटा दूसरे से हमदर्दी के मर्ज में इस तरह बुरी तरह से मुब्तला है कि वो स्पेशली दिन भी अपने गोरख धंधों में उलझ कर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। और वही हुआ था। ये केस शाहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये एक लड़की की किडनैपिंग का केस था जो एक हफ्ते से कॉलेज जाने के दौरान लापता हो गए थे। माँ बाप ने हर जगह से ढूंढने की कोशिश की, मगर वो लड़की नहीं मिल रही थे। तब हार कर लड़की के माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट करने आए थे। केस शाहान के अंडर आने वाले एरिया का था और फिर 2 दिन बाद यानी आज के दिन बिलाहर शाहान उसकी टीम ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत देते ना सिर्फ लड़की को बाजियाब करवाया था, बल्कि इस लड़की के साथ रेप करने वाले उसके सरज शाप आशिक को बाकी के साथियों से अलग करके अपनी स्पेशल लॉकअप में इस तरह सबक सिखाया ताकि वो जिंदगी भर अपने पैर पर चलने के काबिल नहीं रहा था। साथ ही अपनी निगरानी में वो लड़की को उसके घर वालों के हवाले करके आया था, जबकि इस दौरान उसके एक जानबाज ऑफिसर ने इस लड़की से शादी की पेशकश भी की और शाहान के सामने रख दी थी। इस परेशान हाल और दुखी लड़की के सामने इस ऑफिसर को पूरी हमदर्दी थी और वो ऑफिसर वाकई सच्चा हुब्बुल वतन था। तभी अपने मुल्क में पल रहे इन नासूरों की सताई हुई इस लड़की के लिए उसने खुद को पेश कर दिया था। वो जानता था कि अब जिंदगी भर के लिए ये लड़की इस मुआशरे के लिए अछूत बनने वाली थी, इसलिए उसने इस लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया था। शाहान इस ऑफिसर के इस फैसले से बहुत ही खुश हुआ था। उस लड़की के माँ बाप साथ ही सारा मामला भी उसने खुद ही तय किया था, साथ ही अपने ऑफिसर की गारंटी भी दी थी। बस इस सारे मामले से निपटते हुए शाहान को इतना वक्त लग गया था। फिर घर से तैयार होता जल्दी जल्दी में सीधा होटल चलाया था, जहाँ सामने ही पन्ने शानदार स्टेज पर मरियम रूहान के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो दिल ही दिल में बहन की दायमी खुशियों की दुआ करता भागते हुए कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर स्टेज के बाएं तरफ वाले टेबल पर पड़ी। बाएं तरफ वाले टेबल पर बैठी उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की वाकई खूबसूरत थी, यहाँ शाहान को लगी थी। हाँ, वो खूबसूरत थी। दूसरी बहुत सी लड़कियों से बिल्कुल मुनफरिद और खास। हल्के ब्राउन नफीस सूट में सर पर हाफ वाइट हजाब ओढ़े उसका सूरह व सफेद चेहरा हल्के हल्के मेकअप से सजा बेहद हसीन लग रहा था। मुकम्मल हिजाब में उसके सर के सारे बाल छुपे हुए थे। इस लड़की की शख्सियत सादा और पुरबरकार थी। शाहान टिटकी बांधे उसको देखने लगा था। वो भूल गया था कि वो कहाँ पर जा रहा है, कहाँ खड़ा था और क्या कर रहा था। वो पूरी तरह से लड़की के हसाम में कैद हो चुका था, जबकि खुद तो किसी की पुरतपिश नजरों के कैद में महसूस करके राइमा बुरी तरह से बेचैन हो गए थे।
तभी उसने इधर उधर नजर घुमा कर देखा था और सामने सूटेड बूटेड सादा सा शानदार शख्स पूरी जान से उसकी तरफ मुतवज्जो था। रायमा ने घूर कर उसको देखा था, मगर उसके घूरने की परवाह किए बिना मुस्कुराता उसको देखे जा रहा था। और फिर कुछ ही देर में एक औरत धीरे धीरे चलती उस लड़के के पास आई थी और वो मुस्कुरा कर उन्हें रायमा को दिखाने लगा था। रायमा इस शख्स को घूर कर देखते हुए अपना रुख मोड़ गया थे। अम्मी जान, बस यही लड़की आपकी बहू बनेगी। अब जल्द से जल्द उसका नाम पता ठिकाना मालूम करें और अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने का अरमान पूरा कर लें। शहान अपने पास आकर खड़ी हुई साइमा बेगम को रायमा को दिखाता और बोला था, जबकि साइमा बेगम की नजर में जब रायमा पर पड़ी तो उन्हें भी अपने बेटे के लिए पूरी तरह से बाई थी, मगर वो उन्हें और शहान को घूरते हुए अपना रुख मोड़ गई थी। साइमा बेगम मुस्कुराती हुई शहान के सर पर चप्पत लगाकर उस लड़की की तरफ बढ़ गई थी। वो स्टेज से नीचे खड़े शहान को देखकर उसे डांटने के इरादे से उसके पास आई थी और वो हस्बे तवक्कुल फंक्शन पर देर से पहुंचा था, मगर शहान ने उसके पास आती उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी कि उसे डांटना डपटना तक भूल गए थे और खुशी खुशी रायमा की तरफ बढ़ गए थे, जो स्टेज के बाएं तरफ पर भी टेबल पर अपनी माँ और बहन के साथ बैठी थी, ये जाने बिना कि उसकी किस्मत में अल्लाह ने आदि जैसे मोहब्बत करने वाला एक बेहतरीन शख्स लिख दिया था। शहान जैसा मोहब्बत करने वाला एक बेहतरीन शख्स लिख दिया था। वो चारों कपल अपनी शादी के तीसरे साल अपने बच्चों को लेकर अपने पहले हनीमून ट्रिप पर नए नवीले जोड़े और रूहान और मरियम के साथ आए थे। वलीमे के अगले दिन इन पांचों की स्विट्जरलैंड की फ्लाइट थी और वो बाहैरियत व आफियत होटल में पहुंच गए थे। पूरे शहर को बर्फ की चादर ने लपेटा हुआ था। आज पूरे 3 साल बाद आयशा, सनम, सफीन और मिरोसा ने बर्फबारी देखी थी, इसलिए वो शोहर बच्चों को बुलाए मगन से रूहान और मरियम के रूम में बालकनी में आकर खड़ी थी और इत्मीनान से बर्फबारी एंजॉय करने लगे थे। 6 महीने में सबकी जिंदगियां बहुत ही बदल गई थी। मिरोसा की टांग का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। इन 3 महीनों में वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो गई थी। इस दौरान आदि का सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त ने मिरोसा को अपना गुरीदा कर लिया था। वो मिरोसा के साथ साथ आयस को भी इस एहसन तरीके से मैनेज कर रहा था कि उसकी जिम्मेदार फितरत को देखकर मिरोसा को बेहतर अपने शोर पर फर होने लगा था, मगर उसे अभी ये समझ नहीं आया था कि अपनी जिंदगी के इतने बड़े तला तजुर्बे के बाद भी अगर आदि अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो शायद जिंदगी में वो कभी भी कोई भी जिम्मेदारी ना उठा पाता। मैविश भी अभी अक्सर बता चुकी थी। वो पोते और बहू का ख्याल रखने खुद भी मिरोसा के पास रुकने उसके घर आ गए थे। अनाया, आयजा के सिवा सफीन, आयशा और सनम भी मिरोसा के पास रोज ही सारा सारा दिन के लिए रुकने आ जाती थी, मगर आयस आदि के सिवा किसी के पास नहीं रुकता था। आदि को मिरोसा के साथ अगर घर और ऑफिस और आयस को भी देखना पड़ता था। वो ऑफिस सुबह जाने से पहले मिरोसा को नाश्ता करवाने के साथ साथ उसकी थेरापी भी अपनी निगरानी में करवाता था। फिर आयस के उठने पर उसे नाश्ता करवाना, तैयार करना भी उसकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद वो आयस को भी साथ लेकर ऑफिस जाता था कि घर में वो अपनी फुफ्फू, दादी या हलाओं के पास भी नहीं टिकता था। या वो आदि के पास रहता था या फिर मिरोसा के। और मिरोसा की मजबूरी ये थी कि वो खुद बिस्तर पर पड़ी थी तो आयस को कैसे संभालती। इसलिए आदि को ऑफिस में ही आयस को अपने साथ रखना पड़ता था। फिर उसे ऑफिस से घर जाकर मिरोसा को हल्की फुल्की वॉक करवाने के साथ ही आयस को खाना पिलाना, तैयार भी करना पड़ता था। बेटे के नहरे उठाने के साथ उसके साथ खेलना भी आदि की ड्यूटी था। फिर रात को बेटे को सुलाने की जिम्मेदारी भी उसकी थी। वो वक्त आदि के लिए कड़ा था मगर गुजर गया था। बेहतरीन इलाज, थेरेपी, आराम और आदि की बेताशा मोहब्बत व तवज्जो से मिरोसा 3 महीने में ही अपने पैर पर खड़ी हो गई थी। और फिर वो दिन भी आया जब आदि की ऑफिस से वापसी पर लॉन्च में अपने व्हील चेयर पर बैठी मिरोसा बिना किसी सहारे के सही तरीका चलती हुई अपने बेडरूम में आदि के सामने आ खड़ी हुई थी और आदि उसे दोबारा चलता देखकर खुशी से कंग हो गया था। वो दिन आदि के जिंदगी का यादगार दिन था। अपनी एंजल को दोबारा उसके पैरों पर खड़ा देखकर उसकी आंखें खुशी से नम हो गए थे। यूं 2 साल से आदि मिरोसा की उलझी टूटी बिखरी जिंदगी को किनारा मिल गया था। वो चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में खुश व खुर्रम थे। अब तो उनका 5वां दोस्त भी किनारे लग गया था। कल रूहान के ही वलीमे में आदि को चुपके चुपके पसंद करने वाली रायमा की जिंदगी ने भी एक नया मोड़ लिया था। कल रात ही मरियम की फैमिली ने शहान की शदीद हवाश पर रायमा की अम्मी से रिश्ते की बात कर थी। रायमा आदि के साथ 2 साल से काम कर रही थी, इसलिए आदि को जब मरियम से रिश्ते की सुनगन मिली तो उसने रायमा की तरफ से मरियम की अम्मी को मुतमिन कर दिया था और साथ ही उसने रायमा की अम्मी के साथ ही शहान की पूरी गारंटी ली थी। तब भी सब बरू ने वलीमे के फंक्शन में 2 दिन बाद ही शहान और रायमा की शादी की डेट पक्की कर दी थी। अब रायमा उसके ऑफिस की जॉब छोड़कर जाने वाली थी क्योंकि शहान की अम्मी साइमा बेगम ने उसे मजीद जॉब करने से रात को ही मना कर दिया था। अब वापस जाकर आदि को अपने नेक सेक्रेटरी के तौर पर सिराज के 9 उम्र इंटर पास बेटे को जॉब पर रखना था। सिराज को आदि ने कुछ दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से हटाकर एक बड़ा सा जनरल स्टोर खोलकर दिया था और बिना किसी मेहनत के सिराज की जिंदगी जबरदस्त चल रही थी। इस बीच 2 और लोगों के दरमियान एक खूबसूरत बंधन जुड़ा था, आरफा और उस्मान।
میروسا کے آپریشن سے پہلے عادل کے گھر اپنی ماہی بی اور اپنے چھوٹو کو سنبھالنے والی اس کی عارفہ، حالانکہ عثمان کے ساتھ ایمرجنسی میں شادی ہو گئی تھی۔ عارفہ عثمان کے ساتھ بیاہ کر جرمنی چلی گئی تھی۔ گرینی کو بھی روحن نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ عارفہ اور حلیمہ بھی دونوں ہی اپنی ماہی اور چھوٹو کو چھوڑ کر اتنی دور جانا نہیں چاہتی تھی، مگر میروسا اور عادل نے انہیں راضی کر ہی لیا تھا۔ زہیر مراد نے شادی کے بعد عثمان کو بیٹے سے داماد کی حیثیت دیتے ہوئے سنان کے ساتھ ہی پارٹنرشپ پر بزنس شروع کروا دیا تھا، جس کو سنان اور عثمان مل کر بخوبی چلا رہے تھے۔ اور اب تو عارفہ کے یہاں بھی خوشخبری آنے والی تھی۔ وہ عارفہ جو اپنے چھوٹے کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ہزاروں کی طرح رو رہی تھی، اب اس کے یہاں بھی ایک پیارا سا چھوٹو آنے والا تھا۔ اس کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا، اس لیے وہ عثمان روحان کی شادی میں بھی نہیں آ پائے تھے۔ بس سنان، حالہ اور زہیب صاحب بھی روحان کی شادی میں شریک ہوئے تھے، کیونکہ روحان کا ولیمہ شادی کے تیسرے دن تھا، اس لیے ولیمے سے پہلے ہی ان لوگوں کی واپسی ہو گئی تھی اور آج وہ چاروں روحان اور مریم کے ساتھ ہی یہاں پر چلے آئے تھے۔ زندگی بہت حسین ہے نا عائشہ، صفی صنم، میروسا نے بالکنی سے ہاتھ باہر کرتے ہوئے برف کی پھوار کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا تھا۔ ہاں میروسا، زندگی حسین ہے تو کیا ہوا جو کچھ دیر کو یہ ہمیں غموں سے ہمکنار کرتی ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو خوشیوں کو دل سے کوئی محسوس نہ کرے۔ غموں کے ساتھ خوشیوں کے اس حسین سنگم کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہی زندگی ہے، اور زندگی خوبصورت ہے۔ سنم نے جواب دیا تھا، اس کی زندگی میں بھی تو بیرام جیسے درندے کے بعد حکیم کی اچانک آمد خوشیوں کا پیغام ہی تو تھی، جس نے اس کی زندگی کو گل و گلزار کر دیا تھا۔ حکیم نے اس کی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا دیا تھا۔ واقعی زندگی خوبصورت تھی۔ عائشہ بھی اس بات سے پوری طرح سے متفق تھی کہ زندگی خوشیوں اور غموں کا ملا جلا سنگم تھا۔ ایک عمر آبلا پائی کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے اپنی منزل کو فہم کے روپ میں پا ہی لیا تھا، جس نے زید مراد سے کیے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دیا تھا۔ اس نے واقعی دل سے عائشہ کو ہنسانا سکھا دیا تھا اور 20 سال بعد زید مراد کو ان کی روٹھی ہوئی بیٹی سے بھی ملا دیا تھا۔ عائشہ نے بھی دل سے زید مراد کو معاف کر کے ان کے دل پر رکھا ہوا سالوں پرانا بوجھ اتار پھینکا تھا۔ اب واقعی زندگی خوبصورت تھی، اور زندگی تو صفین کی بھی بہت ہی خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس نے اذیت کا جو کٹن وقت حالب کی ہمراہی میں کاٹا تھا، ان 3 سالوں نے اس کی ہر اذیت کا مداوع کر دیا تھا۔ آخرکار اپنے صبر، پیار، محبت اور توجہ سے صفین نے حالب جیسے خود دماغ، شدت پسند انسان کو موم ہی کر دیا تھا۔ حالب کا غصہ، ضد اور وہ جنون جس کی زد میں آ کر حالب نے صفین کو خود کو بے انتہا کی اذیت سے دو چار کر دیا تھا، اب وہ جنون اپنی موت آپ مار چکا تھا۔ اب حالب شاہ صرف شکل سے ہی نہیں، دل و دماغ سے بھی دوسرا زاویہ شاہ بن چکا تھا، ہنسمکھ، خوش مزاج اور صفین کا اصلی دیوانہ۔ بقول عنایہ، صفین نے ایک جن کو اپنی محبت کا ایسا منتر پڑھ کر پھونکا تھا کہ اس جن کی پوری ذات صفین کی مٹھی میں قید ہو چکے تھے۔ وہ جن اب صفین کے اشارہ ابرو سے اس کا حکم بجا لاتا تھا، جبکہ حالب جیسے جن کو اپنی مٹھی میں قید کرنے کے پیچھے صفین کی ریاضت اور قربانی سے یا تو صفین خود واقف تھی یا اس کا رب۔ مگر ہاں، اب زندگی خوبصورت ہو چکی تھی۔ تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ چلو صفین، صنم، عائشہ، میروسا، تم لوگوں کے میاں کو روحان نے گھیر لیا ہے۔ سانگز چل رہے ہیں اور وہ سب لوگ شان میں گانا گانے کی گستاخی کرنے والے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے۔ جلدی چلو۔ مریم چاروں کے پاس چلی آئی تھی اور انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بول دیے۔ وہ 5 صفین کے روم میں تھے اور بچے بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ وہ چاروں بہنیں بھی مریم کے ساتھ ہی صفین کے روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ابھی وہ 5 اندر دال ہوئی تھی کہ دروازہ کھولتے وہ 5 بھائی ایک ساتھ کھڑے کورس میں گانا شروع ہو گئے تھے۔ مینو پہلی بار ہو گیا، ہائے پہلا پیار ہو گیا، دل تیرے بنا لگدا نہیں، دل ہاتھ تو باہر ہو گیا، عشق تیرا عشق مینو سونے نہ دیوے، عشق تیرا عشق مینو رونے نہ دیوے۔ وہ 5 ان کے سامنے کھڑے لہک کر گاتے ہوئے شرارت سے اپنی اپنی بیویوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ سارے بچے روم میں پڑے بڑے سے جھولے پر بیٹھے خوشی سے اچھلتے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے۔ مریم سمیت وہ چاروں بہنیں حیرت و خوشی سے ملی جلی کیفیت میں اپنے شوہروں کا شو انداز دیکھتے ہوئے ہنستی چلی گئی تھی، اور تبھی ان چاروں کے سوا شاید مریم نے بھی دل سے یہ محسوس کیا تھا کہ واقعی زندگی بہت خوبصورت ہے۔